चैप्टर्स 1937, 1938, 1939, 1940 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1937 रॉड ट्रांसफॉर्मेशन। ईस्टर्न सी के 8 गू इमॉर्टल्स व्हाइट हेवन में आ चुके थे। उन्होंने कई स्टार्स तबाह कर दिए थे। उनका एम्बिशन सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स और वेस्टर्न डेजर्ट जैसा बड़ा नहीं था। वो बस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कुछ रिसोर्सेज लूटना चाहते थे और उसकी फाउंडेशन को कमजोर करना चाहते थे। क्योंकि उन्हें डर था कि हेवनली कोर्ट रीइंफोर्समेंट्स भेजेकर उन्हें रोक देगी, इसलिए उन्होंने इसके बजाय व्हाइट हेवन के स्टोर्स को टारगेट किया। उनकी ये स्ट्रैटेजी इत्तेफाक से इस पूरी लड़ाई का सबसे क्रूशियल पॉइंट बन गई थी। उनमें जैंग यिन, ग्रानी रोंग और बाकी ड्रैगन जनरल्स भी थे। वू शुआई ने उन्हें वापस नहीं बुलाया, उन्हें इसी ग्रुप में छोड़ दिया गया था ताकि वो स्टोर्स को तबाह करने की कोशिश करें। वू शुआई का फैसला बिल्कुल सही था। अगर सिर्फ शेन कॉन्ग शेंग, किंग युएन, हुआ काइयो और सोंग ची युआन रह जाते तो शायद उनमें इतनी हिम्मत ना होती कि वो स्टोर्स को तबाह करते। ईस्टर्न सी के 8 इमॉर्टल स्टार्स तबाह करने में काफी एफिशिएंट थे। वो आठों एक विशाल स्टार के सामने पहुंचे। वो स्टार इतना बड़ा था कि उसके सामने ये आठों इमॉर्टल्स बहुत छोटे लग रहे थे। हेवनली कोर्ट ने अनगिनत स्टार्स व्हाइट हेवन में फैला रखे थे, जो आपस में जुड़े हुए थे, एक जाल बनाते हुए जिसका अपना अलग अरेंजमेंट था। हर एरिया में एक जायंट स्टार फॉर्मेशन का कोर था। उस जायंट स्टार के आसपास कई बड़े बड़े स्टार्स थे और उन बड़े स्टोर्स के आसपास बेशुमार मीडियम और छोटे साइज के स्टोर्स आवारा घूम रहे थे। उनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं थी। सोंग ची युआन सबसे पहले यूएस जायंट स्टार पर उड़ा और अपनी एयर बैंड करके चुपचाप स्टार्स के बीच का कनेक्शन महसूस करने लगा। 10 से ज्यादा सांसों के बाद उसने एयर बैंड किए हुए हाई एक लाइट पाथ किलर मूव एक्टिवेट किया और दूर इशारा किया। हर बार जब वो इशारा करता, एक तेज रोशनी बिजली की रफ्तार से उसकी उंगली से निकलती और आसमान में कहीं गायब हो जाती। दूर, मीडियम और छोटे साइज के स्टोर्स धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गए। यह लाइट पाथ किलर मूव बहुत स्पेशल था। यह किसी भी रोशनी के सोर्स को ट्रेस करके यूएस पर हमला कर सकता था। ये तो नजरों को भी टारगेट कर सकता था। पिछली लाइफ में सोंग ची युआन ने इस मूव का इस्तेमाल फैंग युआन के रिफाइन किए हुए एक स्टार को तबाह करने के लिए किया था, जिसकी वजह से उसका स्टाराइज इमॉर्टल गू फेल हो गया था। इस लाइफ में सोंग ची युआन ने इस मूव का इस्तेमाल हेवनली कोर्ट के खिलाफ किया और इसका असर भी फौरन हुआ। जब सोंग ची युआन ने उन सभी स्टोर्स को तबाह कर दिया जिन्हें वो सेंस कर सकता था, तब वो रुका और किंग युएन की तरफ सर हिलाया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड माउंटेन रेंजेस। किंग युएन चीखा और बेशुमार पहाड़ों की एक परछाई उभरी। पूरी की पूरी पहाड़ों की रंगे उस जायंट स्टार से जा टकराई। जायंट स्टार बहुत बड़ा था, लेकिन वो बस एक इमॉर्टल मटेरियल हाई था। रैंक 8 किलर मूव के हमले के नीचे वो टूटकर बिखर गया और नगिनत स्टार फ्रैगमेंट्स में बदल गया। लगभग उसी वक्त जब जायंट स्टार तबाह हुआ, फेरी जी वे, जो हेवनली कोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर थी, को इसका एहसास हो गया। उसका चेहरा बदल गया। एक जायंट स्टार की तबाही कोई बड़ी बात नहीं थी। हेवनली कोर्ट ने व्हाइट हेवन में कई स्टार्स फैला रखे थे, एक का नुकसान ना के बराबर था। लेकिन इस सिचुएशन में इसका मतलब ही कुछ और था। इस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स और फैंग युआन के क्लोन्स हेवनली कोर्ट के सभी इंपॉर्टेंट एरियाज पर हमला कर रहे थे। फेरी जी वेई को उन्हें टेलीपोर्ट करने के लिए फॉर्मेशन एक्टिवेट करना पड़ रहा था। फॉर्मेशन लगातार एक्टिवेट हो रहा था। ये बिल्कुल यूएस इंसान जैसा था जो दौड़ते हुए एक खतरनाक बैलेंस बनाए रखे। अगर वो इंसान एक पत्थर पर पैर रख दे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो गिर जाएगा और उस चोट लगेगी। वो जितनी तेजी से दौड़ रहा होगा, उसकी चोटें उतनी ही गहरी होंगी। ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन इस वक्त इतनी तेजी से इस्तेमाल हो रहा था, अगर प्रोसेस के दौरान तबाह हुए स्टार की जरूरत पड़ने पर कोई गलती हो गई, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन अपने हाई बैकलैश से बुरी तरह डैमेज हो जाएगा। हो सकता है कि वो तबाही हो जाए। फेरी जी वे ने सोचा था कि ईस्टर्न सी के ये इमॉर्टल्स उनके लिए सबसे कम खतरा हैं, पर यह क्या सोचा था कि इस सिचुएशन और इस वक्त में ईस्टर्न सी के 8 इमॉर्टल्स उसके लिए सबसे बड़ा जानलेवा खतरा बन गए थे। ए फ्लैट उससे सावधान रहना होगा। कोई भी सस्पिशियस स्टार अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फैंग युआन ने फॉर्मेशन में हो रहे बदलाव को फौरन महसूस कर लिया। उसने वाइल्ड तरीके से हमला करते हुए मिरियड सेल्फ एक्टिवेट किया और साथ हाई शेन कॉन्ग शेंग को इन्फॉर्मेशन भी भेजे दी। शेन कॉन्ग शेंग को फैंग युआन का मैसेज मिला और वो हेवनली कोर्ट की सिचुएशन समझ गया। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सातों इमॉर्टल्स से कहा, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। फैंग युआन अपनी चाल चल चुका है। हेवनली कोर्ट अपना ध्यान नहीं भटका सकती। हम जितने ज्यादा स्टार्स तबाह करेंगे, हेवनली कोर्ट को यूटीएनआई हाई ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी।
हेवनली कोर्ट की मेन फोर्सेस हेरी फुट माउंटेन में फंसी हुई हैं, जबकि हेवनली कोर्ट पर लॉन्जेविटी हेवन और फैंग युआन हमला कर रहे हैं। अगर हमने यहां अच्छा काम किया तो शायद हमारे पास हेवनली कोर्ट को तबाह करने का मौका मिल सकता है। शेन कॉन्ग शेंग के शब्दों ने बाकी सातों इमोर्टल्स का मराल बढ़ा दिया, उनकी एफिशिएंसी फौरन बढ़ गई। हेरी फुट माउंटेन का बैटलफील्ड। फीनिक्स की चीख कानों के पर्दे फाड़ रही थी और पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी। इस आवाज का सोर्स था प्रिंस फंग जियान का किलर मूव, फीनिक्स चर्पिंग डिवाइन फ्लेम। आग की लपटें पूरी शिद्दत से जल रही थीं, दी ज़ैंग शेंग के जिस्म से लिपट गई और उससे आग लगा दी। दूसरी तरफ बाई कैंग शुई ने भी अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। पानी की नगिनत लहरें एक पाल के लिए भी रुके बिना दी ज़ैंग शेंग के जिस्म की तरफ बढ़ रही थीं। दी ज़ैंग शेंग पर सिर्फ इंडू लोगों ने ही हमला नहीं किया था, वो बस बहुत ही बड़ा था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने अपने अपने एरिया आपस में बांट लिए द टारगेट और अटैक करने के लिए। दी ज़ैंग शेंग लगातार दहाड़ रहा था, अस पर आग और पानी, बिजली और जहर से हमला किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता रहा। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के हमले उससे भटकाने में कामयाब नहीं हुए। उसका परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग था। इस वक्त दी ज़ैंग शेंग ने अफरा तफरी मचा दी थी और हर चीज पर हमला कर दिया था जो उसके सामने आए, उससे आसानी से भटकाया जा सकता था। उसने कभी इतना क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं दिखाया था। अरे नहीं, लगता है इस लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट को गुलाम बना लिया गया है, जो जोंग शिन चिल्लाया। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्सेस के पास विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स नहीं थे, लेकिन जो जोंग शिन इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था, वो इन्फॉर्मेशन और क्लूज जमा करने में सबसे माहिर था। उसके पास तो इन्फॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स भी द जो विजडम पाथ के इफेक्ट्स की नकल कर सकते थे। कुछ देर लड़ने के बाद जो जोंगशिन ने फौरन दी ज़ैंग शेंग के पीछे का सच पता लगा लिया। दी ज़ैंग शेंग पर हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने हमला किया था, वो जख्मों से भरा हुआ था। डिफेंस के मामले में वो ड्यूक लॉन्ग से कमजोर था, उसके पास कोई वाइल्ड इमॉर्टल गू भी नहीं था, वो अपनी पैदाइशी काबिलियत से लड़ रहा था। हर बार जब वो अपने पंजे लहराता, वो एक तूफान पैदा कर सकता था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स उनसे बच रहे थे, उनमें से कोई भी दी ज़ैंग शेंग के हाथों पकड़े जाने का एहसास नहीं करना चाहता था। उसकी हर दहाड़ से आवाज की हैरान कर देने वाली लहरें उठती थीं, जो सबके कान के पर्दों और दिलों पर जोर से टकराती थीं। उसका साइज बहुत हाई ज्यादा बड़ा था, भले ही उसने अनगिनत वार सहे, उसके पूरे जिस्म के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के गुस्से भरे हमलों को झेला, वो 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन की तरफ दाता रहा और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को एक लाचारी का एहसास हुआ, दी ज़ैंग शेंग के खिलाफ भले ही वो अपनी पूरी ताकत लगा दें, वो अनचूहों जैसे थे जो एक हाथी को गिराने की कोशिश कर रहे हों। क्या करूं? इस रफ्तार से 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन खुद को संभाल नहीं पाएगा। दुश्मन पर हमला करने से ही बचाव होगा, हमें हमले का जवाब हमले से देना होगा। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के पास बहुत एक्सपीरियंस था, उन्हें जल्द ही एक तोड़ मिल गया। वॉटेक्स स्पेस बॉय और जुन शेन ग्वांग आगे बढ़े जबकि जू केरा और जू के बीच का ग्रुप बन गए, वो सब 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन की तरफ बढ़े। इसी पाल दी ज़ैंग शेंग ने अपना मुंह खोला और एक इमॉर्टल गू हाउस बाहर उठकर आया। यह इमॉर्टल गू हाउस नारंगी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, बड़ा ही शानदार और रोबदार था। यह था रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, ड्रैगन पैलेस। धुएं की एक लहर ड्रैगन पैलेस से एक ख्वाब की तरह बाहर निकली। ड्रीम पाथ किलर मूव। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने इससे पहचान लिया, वो हैरान और खौफजदा फौरन पीछे हट गए। जहां भी वो ख्वाबी रोशनी वाला धुआं जाता, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स पीछे हट जाते और रास्ता दे देते। अस रोशनी वाले धुएं ने 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को कवर कर लिया और तेजी से उससे वापस खींच लिया। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने अस ख्वाबी रोशनी वाले धुएं पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्रीम पाथ किलर मूव्स इस दौर में अनस्टॉपेबल उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को ड्रैगन पैलेस के अंदर ले जाया गया, जहन बूडू ने उससे स्टोर कर लिया। ड्रैगन पैलेस के अंदर लैंड करने के बाद वो वू शुआई से मिला। वू शुआई ने ड्रैगन पैलेस के तरीकों से उससे फौरन हील किया। हेवनली कोर्ट एक मजबूत दुश्मन था, भले ही वो डिसएडवांटेज में थे, वो फिर भी पलटवार कर सकते थे। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्सेस ने सबसे बेहतरीन टैक्टिक इस्तेमाल किया, जहन बूडू को 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन स्टोर करने पर मजबूर कर दिया। इस फॉर्मेशन पर पहले ही कई बार हमला हो चुका था, वो पहले ही अपनी हद पर था। ना सिर्फ जहन बूडू को हीलिंग की जरूरत थी, इस 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को भी रिपेयर की जरूरत थी। फॉर्मेशन के बिना भले ही बैटलफील्ड में अभी भी पजरंगी धुआं था, वो अपना सोर्स खो बैठा और तेजी से कम हो गया।
वू शुआई ने ड्रैगन पलस को दी ज़ैंग शेंग के साथ सीधा 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के अंदर घुसा दिया, हेवनली कोर्ट के मेंबर्स के साथ उलझे बिना। टिके रहो, हमें टिके रहना होगा। फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे गू इमॉर्टल्स चिल्लाए, माहौल में टेंशन और गंभीरता थी। हेरी फुट माउंटेन और इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड को बचाने के लिए उन्हें 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को चालू रखना ही था। लेकिन चाहे वो 5 रंगी धुआं हो या दी ज़ैंग शेंग, वो दोनों हाई फॉर्मेशन के लिए जानलेवा खतरा थे। फॉर्मेशन में घुसने के बाद दी ज़ैंग शेंग की ताकत बहुत बढ़ गई। वो पहले 5 रंगी धुएं में बंधा हुआ था। आखिरकार वो एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट था, वो 9 हेवन से नहीं था। इमॉर्टल किलर मूव, अनलिमिटेड विंड। जब हेवनली कोर्ट की मेन फोर्सेस पीछे हट रही थीं, वू योंग को एक मौका मिला और उसने हमेशा के लिए विंड पाथ डाउ मार्क्स खर्च करके एक ना रुकने वाला टॉर्नेडो छोड़ दिया। टॉर्नेडो ने तबाही मचा दी, 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को बाहर से दबाते हुए हेवनली कोर्ट के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। एम्परर सिटी का बैटलफील्ड। मिरियड स्टैच्यू पलस और डिवाइन बीन पैलेस एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वेस्टर्न डेजर्ट की जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर अकेले ही जंग में कूद पड़ा, हर तरह के पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करके यू यांग पलस और फ्रॉस्ट ड्रैगन मनो को पीछे धकेल दिया। जैंग फेई जोंग और फ्लैश विप इमॉर्टल की तरह 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के पास भी अपने जिस्म से इमॉर्टल गू हाउसेस से लड़ने की काबिलियत थी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट अब भी आगे था। अन सब पर हीरोज अमंग पीपल का असर हो रहा था। यह ह्यूमन पाथ किलर मूव वाकई एक वेनरेबल तरीका था, इससे आम समझ से नहीं नापा जा सकता था। एम्परर सिटी के अंदर कंपटीशन भी एक क्रूशियल स्टेज पर था। होंग यी पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आग को घूर रहा था। बाहर इमॉर्टल्स चाहे कैसे भी लड़ रहे हों, वो उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। ये फैन भी वैसा ही था, वो पूरे दिल से होंग यी से कम्पीट करना चाहता था। लेकिन होंग यी से अलग, वो एक लाइट पाथ रिफाइनमेंट मेथड इस्तेमाल कर रहा था। अरोरा लाइट्स लगातार जिंदा दिली से घूम रही थी, जो उसके चेहरे पर चमक रही थीं। कंपटीशन ग्राउंड में एक एक करके गू मास्टर्स फेल हो रहे थे। सक्सेस डाउ मार्क्स बैचेस में इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड भेजे दिए गए। उसके बाद इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड में सक्सेस डाउ मार्क्स को हेवनली कोर्ट ने निकला और युआन कोंगडू को भेजे दिया। युआन कोंगडू रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, वो लगातार फेट गू को रिपेयर कर रहा था, वो तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। इस रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन के अंदर कोंग यान और छे वेई अपनी पूरी ताकत से यूएस जगह को डिफेंड कर रहे थे। जैसे हाई नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स फॉर्मेशन के पास आते, अन पर स्टलाइट गिरती और वो बिना किसी रेजिस्टेंस के टेलीपोर्ट हो जाते, जैसा लेडी जी वेई से उम्मीद थी। वो कितनी भरोसेमंद है। छे वेई और कोंग यान ने आ भरी। डेट रहो, डेट रहो। फेरी जी वेई अब पसीने से लथपथ थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके सर से ओवरहीटिंग की वजह से भाप निकल रही थी। वो खुद को लगातार हिम्मत दे रही थी, सिचुएशन अभी भी मेरे कंट्रोल में है, डेट रहने से ही जीत मिलेगी। लेकिन अगले हाई पैल, फैंग युआन, जो मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर था, जोर से हंसा। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इमॉर्टल किलर मूव, फॉलिंग स्टार रॉड ट्रांसफॉर्मेशन। वो अचानक एक विशाल रोड में बदल गया, काला और मोटा। उसके बाद उसने एक स्टार पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया, लीडिंग काउंटलेस स्टार्स। अरे नहीं, फेरी जीवे का चेहरा बदल गया, उससे लगा जैसे वो एक ऐसी जंगली घोड़ा गाड़ी पर बैठी है जिसे रोका नहीं जा सकता। उससे खींचने वाला घोड़ा बिदक गया था, भले ही उसने लगाम पकड़ी हुई थी, वो इस घोड़ा गाड़ी को अब और नहीं रोक सकती थी। बूम! अगले हाई पैल, पूरा ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन खुद ही फट गया, स्टलाइट की रोशनियां फीकी पड़ गई और उनकी चमक खत्म हो गई। फेरी जी वेई को एक जबरदस्त बैकलैश झेलना पड़ा, वो मौत के करीब पहुंचकर बेहोश हो गई। चैप्टर 1938 हेवनली कोर्ट्स क्राइसिस। ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के खुद बाखुद फटने से आसपास का सब कुछ हिल गया और हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड एक पैल के लिए जमसा गया। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स जश्न में झूम उठे और एक बड़ा शोर मच गया। जी वे, कीन डिंगलिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो एक रोशनी की किरण में बदलकर फेरी जी वेई को ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के मलबे से बचाने पहुंची। फेरी जी वेई बेहोश हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, कीन डिंगलिंग को उससे फौरन बचाना था। कीन डिंगलिंग ने बिल्कुल नहीं सोचा, वो फौरन पीछे हट गई। अब वो ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई में मदद नहीं कर रही थी। वो अपनी हद जानती थी, वो ड्यूक लॉन्ग के लिए ज्यादा काम की नहीं थी, जबकि फेरी जी वेई हेवनली कोर्ट की स्ट्रैटेजिस्ट थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उससे खोया नहीं जा सकता था।
फैंग युआन इस मौके का फायदा उठाकर फेरी जी वेई को मारना चाहता था, बिल्कुल, लेकिन हर बार ड्यूक लॉन्ग ने उसका रास्ता रोक लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ड्यूक लॉन्ग की मॉडिफाइड ची वॉल बहुत स्ट्रांग थी। उसने प्राइमोडियल ची वॉल की ना हिलने वाली कमजोरी को पार कर लिया था, वो फुर्तीली और टिकाऊ थी। जब से ड्यूक लॉन्ग ने यह मूव इस्तेमाल किया था, तब से फैंग युआन का मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप भी उससे तोड़ नहीं पाया था। ची वॉल के अंदर ड्यूक लॉन्ग का चेहरा गंभीर था। उसने फैंग युआन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। वो पहले जो उसे नीची नजर से देखता था, वो सब अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब तक फैंग युआन ने ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को तबाह नहीं किया, ड्यूक लॉन्ग को एहसास हुआ फैंग युआन का पहले वाला मिरियड सेल्फ किलर मूव सिर्फ एक ध्यान भटकाने का तरीका था। उसका इरादा वक्त खरीदना था। फैंग युआन का असली तरीका तो अंधेरे में इंतजार कर रहा था। एक बार इस्तेमाल होने पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इत्तेफाक से फैंग युआन के पास इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका कैसे है? ड्यूक लॉन्ग जानता था कि फैंग युआन ने पहले की वॉल को इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि उसके पास रिबर्थ की पावर थी। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन यकीनन फैंग युआन की उम्मीदों से परे था। आखिरकार वो पहले इससे परेशान था। अगर उसने इससे पिछली लाइफ में देखा होता तो वो इसके खिलाफ पहले से तैयार होता। इसका मतलब फैंग युआन ने लड़ाई के दौरान हाई स्किलर मूव को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। ये कैसे मुमकिन है? ड्यूक लॉन्ग उलझन में था। हेवनली कोर्ट ने ऐसा अरेंजमेंट किया था। उन्होंने नेचुरली फैंग युआन के खिलाफ बचाव किया था। वो उसके विजडम पाथ अटेनमेंट के बारे में जानते थे। फैंग युआन की फाउंडेशन के साथ उससे इस ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को समझने में बहुत वक्त लगना चाहिए था। वैसे ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। जब फैंग युआन ने ड्रैगन वेल पैराडाइज को एक्सप्लोर किया था, तब उसने शेनकोंग शेंग से फॉलिंग स्टार रोड ट्री हासिल किया था। इस इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट के बढ़ने की कंडीशंस अभी भी एक राज थी क्योंकि ये प्राचीन काल से ही बहुत रेयर और कम मात्रा में था। इसकी खास बात यह थी कि ये लगातार स्टार्स को अट्रैक्ट करता था, जो पेड़ के तने में गिर जाते थे और एक स्टार मार्क बन जाते थे। इसीलिए इससे फॉलिंग स्टार कहते थे। ऐसी अफवाहें थी कि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के अकेले दुनिया घूमने का एक मकसद इस पेड़ को जमा करना भी था। फॉलिंग स्टार रॉड ट्री की कीमत सिर्फ उसमें नहीं थी। इससे इमॉर्टल एपर्चर में लगाकर गु इमॉर्टल इसका इस्तेमाल ऑर्बिट करते हुए स्टॉर्स का एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए कर सकता था। ये एक यूनिक इकोलॉजी थी जो हर साल इंक्रीमेंटल गेन्स देती थी और वक्त के साथ दिन बी दिन, साल बी साल, टोटल गेन्स का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। इस पेड़ के बिना भले हाई फैंग युआन को फॉलिंग स्टार रॉड ट्री के बारे में पता होता, वो उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन इससे हासिल करने के बाद उसने इससे ऑब्जर्व और स्टडी किया और फॉलिंग स्टार रॉड ट्री ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर लिया। रॉड ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा फैंग युआन के पास डोंग फैंग चैंग फैन की मिरियड स्टार फायरफ्लाइज और ये लुई कंजिंग का लीडिंग काउंटलेस स्टार्स किलर मूव भी था। ये सब उसने पिछले दिने हासिल किया था। लीडिंग काउंटलेस स्टार्स कमाल का था। ये मुख्य रूप से स्टार फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करता था और बहुत कम इमॉर्टल एसेंस खर्च होता था। स्टार फ्रैगमेंट्स की अट्रैक्टिव फोर्स का इस्तेमाल करके यह स्टारलाइट मैग्नेटिक फोर्स पैदा करके स्टॉर्स को मैनिपुलेट कर सकता था। जितने ज्यादा स्टॉर्स होंगे, यह मूव उतना हाई स्ट्रांग होगा। इस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स की लड़ाई के दौरान ये लुई कंजिंग ने इस मूव का इस्तेमाल किया था और वो लगभग अनस्टॉपेबल हो गया था। किलर मूव लीडिंग काउंटलेस स्टार स्टॉर्स को टारगेट करता था और उनका इस्तेमाल करता था। इस फाउंडेशन के ऊपर फैंग युआन के पास स्टार पाथ और फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल और साथ हाईलाइट ऑफ विजडम भी था। लड़ाई के दौरान किलर मूव को मॉडिफाई करके वो कमाल के रिजल्ट्स हासिल करने में कामयाब रहा। ड्यूक लॉन्ग बहुत हैरान था कि वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को तबाह कर सका। ड्यूक लॉन्ग की नज़रों में फैंग युआन समझ से परे होने लगा था। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर फैंग युआन ने फॉलिंग स्टार रॉड ट्री ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म किया और अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड सेल्फ। धाम धाम धाम। फैंग युआन के बेशुमार क्लोन्स एक बार फिर से प्रकट हो गए। आसमान को भरते हुए वो जुगनू की तरह थे जो चारों तरफ फैल गए। हेवनली कोर्ट थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। इस लड़ाई में उनके पास लोगों की कमी हो रही थी। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन की विल ने पहले हेवनली कोर्ट के कई रैंक 8s को जगाया था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के तबाह होने की वजह से वो सब एबहेरी फुट माउंटेन में फंसे हुए थे। दूर की फौज सिचुएशन नहीं संभाल सकती। ड्यूक लॉन्ग ने आ भरी। उसके पास एक तरीका इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ची पाथ इमॉर्टल किलर मूव, ची इंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स। उसी पाल एक बेमिसाल ताकत आसमान से नीचे उतरी, पूरी जगह को दबाते हुए। दुनिया शांत हो गई।
कोई भी चीज इससे अछूती नहीं रही। फैंग युआन के सारे क्लोन्स तबाह हो गए। कैलेमिटी लक ऑल्टर जमीन पर दब गया, करकराती आवाजों के साथ जिद से आड़ा रहा। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस जो इस किलर मूव के रंगे में थे, अन पर और भी बुरा असर हुआ। वो सीधे तबाह हो गए और वो जगह खंडहर में बदल गई। फैंग युआन और मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप भी नहीं बचे। वो ची एंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स से घिर गए। वशिप की स्पीड गिर गई और वो तेजी से नीचे आने लगा, पहाड़ों और नदियों का बोझ उठाए हुए। फैंग युआन जोर से हंसा, हैरान होने के बजाय उससे खुशी हुई। ड्यूक लॉन्ग की एंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स उसके लिए काफी जाना पहचाना था। पिछली लाइफ में ड्रैगन प्लस के लिए लड़ते वक्त उसने इसका इस्तेमाल जीत हासिल करने के लिए किया था। लेकिन अब ड्यूक लॉन्ग को ये मूव फैंग युआन के मिरियड सेल्फ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। वो सच में एक पैसिव स्पॉट पर था। उससे हेवनली कोर्ट के अपने इमॉर्टल गू हाउसेस को भी छोड़ना पड़ा। इमॉर्टल किलर मूव, इमेमोरियल ईयर मंकी ट्रांसफॉर्मेशन। फैंग युआन फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके सारे डाउ मार्क्स 1 मिलियन और 5 लाख टाइम पाथ डाउ मार्क्स में बदल गए। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप खुद एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था। इससे फैंग युआन ने अब पूरी ताकत से एक्टिवेट किया। इसकी पावर जबरदस्त बढ़ गई। ये फिर से एनर्जाइज हो गया और एक उड़ती हुई तलवार की तरह निकला, जैसे कि एंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स का कोई वजूद ही ना हो। ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से से फैंग युआन को घूरा। वो अब उससे पकड़ नहीं सकता था। वो देखता रहा जब फैंग युआन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ा। फैंग युआन का इरादा हेवन ओवरसीइंग टावर को टारगेट करने का नहीं था। पहला, हेवन ओवरसीइंग टावर इस वक्त एक फॉर्मेशन से डिफेंडेड था, अंदर जाने में वक्त लगता। दूसरा, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का पेंटिंग पाथ मेथड अभी भी वही था। फैंग युआन उससे लेकर सतर्क था। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड हेवनली कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जगह थी। वहां एक वेनरेबल मेथड होने की संभावना थी, लेकिन फैंग युआन को यह रिस्क लेना हाई था। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड एक बहुत बड़ा वेरिएबल था। इससे अभी तबाह करने से फैंग युआन और बाकी सबको बहुत फायदा होगा। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर। ये देखकर कि फैंग युआन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के पास पहुंच गया, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की परछाई का चेहरा बदल गया और उसने शतरंज का एक मोहरा उठा लिया, उससे फेंकने की तैयारी में। लेकिन इसी पाल लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की परछाई हल्के से मुस्कुराई और उसने चेसबोर्ड पर एक मोहरा रख दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की परछाई ने अपना एक्शन रोक दिया। अगर वो ये मोहरा फेंक देती तो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल को एक एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल जाता। वो इस गेम को और पलट नहीं पाएगी। लिमिटलेस, तुम फैंग युआन को सच में बहुत ऊंचा समझते हो। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की परछाई ने आह भरी। उसने मोहरा वापस बोर्ड पर रख दिया। उसके बाद उसकी नजर तलवार की तरह तेज हो गई। उसने ठंडे से कहा, लेकिन मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। अपनी बात खत्म होने से पहले ही स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक साथ कई चालें चली, लगातार चेसबोर्ड पर मोहरे रखते हुए। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने तेजी से उसके पीछे पीछे चालें चली, उससे कोई एडवांटेज नहीं दिया। दोनों तरफ से चालें चली गई। उन्होंने कुछ ही सांसों में 100 से ज्यादा मोहरे रख दिए। पूरा चेसबोर्ड मोहरों से भर गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस चेसबोर्ड का कोई साइज लिमिट नहीं लग रहा था। चाहे वो कितने भी मोहरे रखें, चेसबोर्ड उन्हें संभाल सकता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की परछाई को लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने रोक रखा था। फैंग युआन बिना किसी रुकावट के सीधे आगे बढ़कर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड तक पहुंचने में कामयाब रहा। फैंग युआन, अगर तुमने इससे कुछ भी किया तो मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें मौत के बाद एक ढंग का जिस्म भी नसीब ना हो। ड्यूक लॉन्ग अभी भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था। फैंग युआन ठंडे से मुस्कुराया, स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड का इस्तेमाल किया। धमाका, उसका विशाल हाथ बड़ा था लेकिन बहुत तेज। वो तेजी से नीचे आया, लेकिन विशाल हाथ के आगे बढ़ने का प्रोसेस बहुत धीमा हो गया। स्पेस वैसा ही लग रहा था, लेकिन असल में वो अब 10,000 ली लंबा हो गया था। मौके पर किसी ने दखल दिया, लेकिन ये कोई वेनरेबल मेथड नहीं था। कौन है? फैंग युआन चिल्लाया। उसकी ईंटें बिजली की तरह चमकी जब उसने अपनी बाईं तरफ देखा। फैंग युआन की नज़र में एक फीमेल इमॉर्टल ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। उसका रूप अजीब था। उसका पूरा जिस्म लकड़ी का बना था। उसने बेलों से बनी एक हरी ड्रेस पहनी थी। भले ही उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन कोई भी उसकी पेट की छाल जैसी स्किन पर ट्रंक के रिंग्स देख सकता था। उसकी एड़ी एक शांत झील की तरह साफ थी। फैंग युआन की एड़ी सिकुड़ गई। उसकी ऑरा से यह फीमेल इमॉर्टल दी ज़ैंग शेंग के लेवल के करीब थी। इंसान इमॉर्टल, रुक जाओ। हेवनली कोर्ट को तबाह करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे, कैंग शानजी को, तुम्हें रोकना पड़ेगा। फीमेल इमॉर्टल बोली। उसकी आवाज नर्म थी लेकिन उसमें अटल निश्चय था।
कैंग शानजी। फैंग युआन को एक पल बाद समझ आया। हेवनली कोर्ट के पास 3 लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स वो द शबी 95, रुअनदान और कैंग शानजी। कैंग शानजी एक वास्ट हेवन विन थी। वो हेवनली कोर्ट में एक अनोखा वजूद था। उससे ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, बस हर 1000 साल में वास्ट हेवन फ्रूट्स का एक बैच देना होता था। पिछली लाइफ में जब लॉन्जेविटी हेवन ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था, कैंग शानजी ने कुछ ना करते हुए लड़ाई देखी थी। लेकिन ये क्या सोचा था कि इस लाइफ में वो एक्शन लेगी जब फैंग युआन ने हमला किया। लगता है कैंग शानजी और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के बीच कोई खास समझौता हुआ था, जिसके बारे में किसी और को नहीं पता। फैंग युआन ने ठंडे से कहा। उसने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ दौड़ा दिया। कैंग शानजी ने आ भरी, वो एक हरी रोशनी में बदल गई और मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को रोक लिया। एक जोर की आवाज के साथ मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप कैंग शानजी के जिस्म से टकराया। उसकी रफ्तार रुक गई जबकि कैंग शानजी दूर जा गिरी। उसने एक मुंह भरकर हरा खून थूका, लेकिन उसने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर हमला करना जारी रखा। फैंग युआन, तेरी जिंदगी मेरी है। इसी पाल ड्यूक लॉन्ग आ पहुंचा। उसने अपना मुंह खोला और अपने न्यूकीले दांत दिखाए, जो तलवारों में बदलकर फैंग युआन पर वार करने लगे। पाल भर में फैंग युआन आगे और पीछे से फंस गया। वो घबराया नहीं। उसने पहले ड्यूक लॉन्ग पर स्प्रिंग सिजर्स इस्तेमाल की, फिर कैंग शानजी की तरफ इशारा किया और उसके नीचे मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप ने अनगिनत उड़ती हुई तलवारें छोड़ दी। वो सब डेब्रेक फ्लाइंग सॉर्ड्स थे। स्प्रिंग सिजर्स उड़कर निकली और ड्रैगन के दांतों को काट दिया, फिर एक ना रुकने वाली ताकत के साथ ड्यूक लॉन्ग की तरफ बढ़ी। ड्यूक लॉन्ग को पीछे हटना पड़ा। डेब्रेक फ्लाइंग सॉर्ड्स एक झरने की तरह कैंग शानजी की तरफ निकले। कुछ पाल सहने के बाद कैंग शानजी और नहीं से पाई और पीछे हट गई। फैंग युआन चिल्लाया। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप फिर से आसमान में ऊंचा उड़ा, फिर तेजी से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ नीचे आया। लेकिन दूरी एक बार फिर बढ़ा दी गई। आसपास के स्पेस में एक न देखा राज चल रहा था। फैंग युआन मुड़ा और कैंग शानजी को घूरते हुए गुस्से से एक सेंटेंस कहा, तुम मौत को दावत दे रही हो। कैंग शानजी पसीने से लथपथ थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी स्पेस पाथ किलर मूव इस्तेमाल करने की, लेकिन वो सिर्फ फैंग युआन को थोड़ी देर के लिए रोक पाए। शुक्र है ड्यूक लॉन्ग वहां था। उसने फैंग युआन पर एक बार फिर हमला किया, लेकिन उससे फिर से पीछे हटना पड़ा। फैंग युआन की ताकत ने ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी दोनों को दबा दिया। दोनों तरफ से 100 से ज्यादा राउंड्स तक लड़ाई चली। वो जितना लड़ते, फैंग युआन की ऑरा यूटीएनआई हाई स्ट्रांग होती जाती और ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी के जिस्म पर उतने ही ज्यादा जख्म जमा हो जाते। रंबो। एक जोर की आवाज के साथ फैंग युआन का लुओपो सील कैंग शानजी पर गिरा और वो चीख पड़ी। उसके विशाल हाथ ने ड्यूक लॉन्ग को जमीन पर पटक दिया। ड्यूक लॉन्ग, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। अपने इस बूढ़े जिस्म के साथ तुम कब तक टिक पाओगे? फैंग युआन ठंडे से मुस्कुराया। जब तक मैं मर ना जाऊं। ड्यूक लॉन्ग अटल निश्चय और लड़ाई के जोश से भरा हुआ था। उसका एक ड्रैगन हॉर्न टूट गया था। उसके ड्रैगन स्केल्स टूट गए थे। वो खून से लथपथ था, लेकिन वो मरते दम तक लड़ेगा। रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स के पिछली जनरेशन के एक्सपर्ट्स ने कॉन्ग यान और छे वेई को घेर लिया था। मारो, इन दोनों को मार डालो। ये अपनी हद पर पहुंच चुके हैं। भला सिर्फ 2 लोग हमें कैसे रोक सकते हैं? HMPH, ये खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमोर्टल्स हमला करने के लिए तैयार मारने का इरादा पूरे स्पेस में फैल गया। छे वेई और कॉन्ग यान खून से लथपथ जब तक वो कुछ सेकंड्स के लिए एक ही जगह खड़े रहते, उनके नीचे खून का एक तालाब बन जाता। लगता है हम यही मरने वाले हैं। ही, तो हम मरेंगे। भले ही हम मर जाएं, हम अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करके युआन कॉन्गडू के लिए जितना हो सके उतना वक्त खरीदेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो मरने के अटल निश्चय के साथ मुस्कुराए। आओ, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। कमजोर साइड होने के बावजूद वो नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स से भी ज्यादा जोर से चिल्लाए। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। ये 2 इज्जत के लायक दुश्मन हैं। मैं तुम्हें विदा करने के लिए अपना सबसे स्ट्रांग किलर मूव इस्तेमाल करूंगा। ये तुम दोनों के लिए मेरी इज्जत है। बूम बूम बूम। जबरदस्त लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई। एम्परर सिटी। अनगिनत नजरें गर्मा गर्मी से आखिरी कंपटीशन ग्राउंड्स पर टिकी हुई थीं। ज्यादातर गू मास्टर्स फेल हो चुके थे। वो सब स्टेज छोड़कर चले गए थे। सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक था ये फैन, दूसरा होंग यी। आखिरी जीत इन दोनों में से किसी एक की ही होगी। कंपटीशन खत्म हो रहा है। हमारा डिफेंड करने का मिशन कामयाब होने वाला है। डेट रहो सब लोग। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ट्रूप्स पहले से ही जश्न माना रहे थे। हम क्या करें?
1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर उन्हें हारा नहीं पा रहा था, वो चिंता में आने लगा। फैंग दी चान चुप था, लेकिन उसने अपने दिल में ठंडे से कहा, तुम सब बहुत भोले हो, तो क्या हुआ अगर हमें रोक लिया गया? हा, आखिरकार वो आ ही गया। ठीक उसी पाल जमीन फट गई, धरती कांपी और एक विशाल अर्थ ट्रेंच प्रकट हुआ। वो डरावनी दरार एम्परर सिटी की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? एक अर्थ ट्रेंच! डैम इट, एम्परर सिटी अर्थ ट्रेंच के रास्ते में है। जल्दी, लोगों को बचाओ। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ट्रूप्स घबरा गए, वो सिचुएशन को संभालना चाहते थे। लेकिन फैंग दी चांग शुरू से तैयार था। उसने डिवाइन बीन पल्स को मैनिपुलेट किया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ट्रूप्स को रोकने के लिए आगे बढ़ा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के पास घबराहट में डिवाइन बीन पल्स को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास एम्परर सिटी में मॉर्टल्स को बचाने की ताकत नहीं थी। हम बर्बाद हो गए। कौन बचाएगा हमें? नहीं, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। एम्परर सिटी में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। रिवर ऑफ टाइम, नदी का पानी लहरों में बह रहा था। फंग जिउगे एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस में खड़ा था और अपनी इन बैंड करके सोच रहा था। वो चुपचाप समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी इन खुली, उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान था। एक पत्थर का लोटस आइलैंड धीरे धीरे फंग जिउगे की नजर में आया। ये है उसी पाल। फंग जिउगे को कीन डिंग लिंग के जाने से पहले कहे गए शब्द याद आए, मैंने तुम्हारी लक देखी है। उससे पता चलता है कि तुम्हारा फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर रिवर ऑफ टाइम में है। जाओ, तुम्हारी किस्मत वहां है, वो तुम्हें बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। तुम पहले से हाई रिवर ऑफ टाइम जाना चाहते थे और अपनी समझ बढ़ाकर डेस्टिनी सॉन्ग पूरा करना चाहते थे। ये एक समझदारी भरा फैसला है, ये गलत नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरा फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर है? फंग जिउगे ने अपने मन की हैरानी को काबू में किया और पत्थर के लोटस आइलैंड में घुस गया। चैप्टर 1939 ब्लड किन हार्ट रिवेंज हेवनली कॉर्ट का बैटलफील्ड। तुम आखिरकार उठ गई। कीन डिंग लिंग ने फेरी जी वेई को देखा जो धीरे धीरे अपनी आंख खोल रही थी। उसने राहत की सांस ली। मेन फेरी जी वेई थोड़ी हैरान थी, लेकिन जल्दी उससे होश आ गया। लड़ाई की सिचुएशन कैसी है अब? हालत ठीक नहीं है, कीन डिंग लिंग ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी हथेलियां फैलाई और एक सुनहरी परछाई सामने आई। उस परछाई के अंदर फैंग युआन का ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी को दबाने का मंजर देखा जा सकता था। इमॉर्टल किलर मूव, पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेप्ड शी। इस किलर मूव को इस्तेमाल करने के बाद, चाहे वो ऑफेंस हो, डिफेंस, हीलिंग या मूवमेंट, ड्यूक लॉन्ग के हर एक्शन के साथ पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेप्ड की भी जुड़ जाता था। ये की पाथ में उसका में तरीका था। ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव था। पिछली लाइफ में 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर इसी मूव से ड्यूक लॉन्ग के हाथों मारा था। लेकिन इस हालत में भी ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन लगातार पीछे धकेल रहा था। ड्यूक लॉन्ग अभी भी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फैंग युआन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर निर्भर था और पहली कभी ना देखी गई टाइम पाथ बैटल स्ट्रेंथ दिखा रहा था। स्प्रिंग सिजर्स और समर फैन में कमाल की पावर थी। ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी भी इन हमलों को रोक नहीं पा रहे थे। फेरी जी वे ने कुछ नजर डाली और कहा, फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ इतनी खौफनाक है, ऐसा लगता है उसके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ मेथड है जिससे वो अपने सारे डाउ मार्क्स को एक हाई पाथ में बदल सकता है। ना सिर्फ वो रैंक 8 पर पहुंच गया है, उसके डाउ मार्क्स एक अजीब ही संख्या में हैं। उसने ये कैसे किया? इसके बारे में सोचने से बेहतर है तुम्हें सोचना चाहिए कि हम इस क्राइसिस को ऐप कैसे सॉल्व करें। कीन डिंग लिंग ने जोर देकर कहा। फेरी जी वेई कुछ देर के लिए चुप रही और फिर यूएस परछाई की तरफ इशारा करते हुए एनालाइज किया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग की ताकत फैंग युआन से कम नहीं है, बस वो अब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बचाने के चक्कर में बहुत पैसिव हो गया है। इससे फैंग युआन को पहल करने का मौका मिल गया है। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग को उसके हर ऑफेंसिव किलर मूव को सहना पड़ रहा है ताकि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड सलामत रहे। फैंग युआन आराम से ड्यूक लॉन्ग के हमलों को डोज कर सकता था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन के हमलों को ब्लॉक करना पड़ता था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। अगर इसका आकलन किया जाए तो पता चलता है कि ड्यूक लॉन्ग और फैंग युआन पावर लेवल में लगभग बराबर थे। लेकिन फैंग युआन की टैक्टिक बहुत समझदारी भरी थी। अगर वो हाई डिफेंस वाले हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला करता तो ड्यूक लॉन्ग ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की बात अलग थी। प्राइमोर्डियल ची वॉल को फैंग युआन ने तबाह कर दिया। वो सच में एक बहुत बड़ी और क्रूशियल चाल थी। इसकी वजह से ड्यूक लॉन्ग अब फैंग युआन के हमलों से बचाव करने में उलझ गए थे। स्टार कॉन्स्टलेशन की विल इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से और भी गू इमॉर्टल्स को जागा सकती थी, लेकिन लिमिटलेस डेमन वेनरेबल उससे इस वक्त रोक रहा था। वो इस इश्यू को कैसे सॉल्व कर सकते थे?
फेरी जी वे इस बारे में गहराई से सोचने लगी, लेकिन उससे एक तेज सर दर्द महसूस हुआ। तेज दर्द ने उसके जिस्म को हिला दिया और वो लगभग फिर से बेहोश होने वाली थी। ध्यान से, तुम्हारे जख्म अभी भी काफी गहरे हैं, कीन डिंग लिंग ने चिंता से कहा। फेरी जी वे ने सर हिलाया। सर दर्द को सहते हुए उसने मुश्किल से कहा, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड हेवनली कोर्ट की सबसे बड़ी नींव और जमा पूंजी है, हम इससे खो नहीं सकते। हमें अब इस समस्या यानी फैंग युआन से छुटकारा पाना होगा। जाओ और सीनियर ड्यूक लॉन्ग की मदद करो, गु यू फैंग झेंग को भी लड़ने के लिए ले आओ। वो हाल ही में डेमन जजमेंट बोर्ड में कल्टिवेट कर रहा है, उसने काफी प्रोग्रेस किया है। अगर तुम डेमन जजमेंट बोर्ड में घुसकर उसके साथ कोऑर्डिनेट करती हो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और तुम्हारा क्या? कीन डिंग लिंग ने चिंता से फेरी जी वेई को देखा। फेरी जी वे ने एक मुंह भरकर खून थूका, मुझे अपने जख्म ठीक करने हैं। शुक्र है, यहाँ एक हीलिंग हॉल है जो मेरी बहुत मदद करेगा। चिंता मत करो, यह इमॉर्टल गू हाउस बैटलफील्ड के किनारे पर है, यह ध्यान नहीं खींचेगा। ठीक है, ध्यान रखना। कीन डिंग लिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर दांत पीस कर उठ गई। फेरी जी वेई को अपनी नजर धुंधई होती हुई महसूस हुई। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपने जख्मों को स्टेबलाइज किया और हीलिंग हॉल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। इमॉर्टल किलर मूव, समर फैन। वुश! तेज हवाएं चली, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जा रही थी। हेवन और अर्थ में तबाही मचा रही थी। ड्यूक लॉन्ग कराहा और 300 कदम पीछे उठ गया। रास्ते में नगिनत पर्पल गोल्ड स्केल्स के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तूफान ने कैंग शानजी को भी अपनी लपेट में ले लिया। फीमेल इमॉर्टल दर्द से चीखी और उसकी बैलें टूट गई। उसने बड़ी मुश्किल से हमले का सामना करने के लिए अपने डिफेंसिव किलर मूव्स इस्तेमाल किए। उसका स्पेस पाथ डिफेंसिव किलर मूव काफी कमाल का था। कोई भी मूव जो यूएस पर गिरता, उससे अस तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती। लेकिन दूरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, टाइम पाथ टॉर्नेडो फिर भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में घुस ही गया। भले ही उससे सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ, पूरी तबाही से अभी भी दूर था, लेकिन हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को यह देखकर बहुत दुख हुआ। फैंग युआन ने ठंडे से कहा, कैंग शानजी को ठंडी नजरों से देखते हुए। वो मौजूदा सिचुएशन से खुश नहीं था। कैंग शानजी, उसने उसके शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी। फैंग युआन उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, खासकर जब वो स्पेस पाथ कल्टिवेट करती थी। फैंग युआन का इस पाथ में अटेनमेंट लेवल बहुत कम था। पर्याप्त स्पेस पाथ अटेनमेंट लेवल के बिना, भले हाई फैंग युआन के पास विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल था, वो कुछ भी काम का डिड्यूस नहीं कर सकता था। अन दोनों में बड़ा खतरा ड्यूक लॉन्ग है। मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप पर खड़े होकर फैंग युआन ने फिर से ड्यूक लॉन्ग को देखा। कुछ देर पहले जब फैंग युआन ने समर फैन इस्तेमाल किया था, ड्यूक लॉन्ग 500 कदम पीछे उठ गया था, लेकिन अब वो सिर्फ 300 कदम पीछे गया। समर फैन एक पुराना किलर मूव था, भले हाई फैंग युआन ने इससे मॉडिफाई किया था, ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका था। इस पॉइंट पर ड्यूक लॉन्ग इससे डील करने का आदी हो रहा था। बिल्कुल, बड़ा रीजन ये था कि ड्यूक लॉन्ग लगातार और स्ट्रांग होता जा रहा था। हेवनली ड्रैगन का आखिरी संघर्ष। फैंग युआन बड़बड़ाया, उससे वही महसूस हो रहा था जो नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को पिछली लाइफ में ड्यूक लॉन्ग से लड़ते वक्त महसूस हुआ था। ड्यूक लॉन्ग शुरू से हाई स्ट्रांग था, और ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो लगातार और स्ट्रांग होता जा रहा था। फैंग युआन जानता था कि भले ही अभी उसका पलड़ा भारी था, ये उसकी दुश्मन की कमजोरी को टारगेट करने की समझदारी भरी टैक्टिक की वजह से था। ड्यूक लॉन्ग को उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर किया गया था। असली लड़ाई में अगर वो ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी से लड़ता तो वो बराबर के होते। फैंग युआन के पास मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप था, वो उसके साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा था। ड्यूक लॉन्ग पहली बार कैंग शानजी के साथ लड़ रहा था, और भले हाई कैंग शानजी की नींव दी ज़ैंगशेंग के बराबर गहरी थी, वो लड़ाई की तकनीकों से अनजान थी, जिससे पता चलता था कि आमतौर पर वो लड़ाई का सामना कम ही करती थी। इसलिए फैंग युआन ये भी महसूस कर सकता था कि लड़ाई के दौरान वो अपने तरीकों में और भी माहिर होती जा रही थी। आखिरकार जानलेवा लड़ाई ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रूप होती है। वक्त कम है, अगर मैं जल्द ही कामयाब नहीं हुआ तो मुझे ये टारगेट छोड़ना पड़ेगा। फैंग युआन ने हेवन ओवरसीइंग टावर पर एक नज़र डाली। एक बार जेनेसिस लोटस का तरीका एक्टिवेट हो गया तो वो यूएस जगह पर हमला करेगा। उससे पहले उससे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तबाह कर देना चाहिए। आखिरकार कौन जानता है कि उससे अगला कौन सा कैनावर निकलेगा। आखिर ड्यूक लॉन्ग को मिलाकर हेवनली कोर्ट के पास कुल 4 डाउ गार्डियंस होने चाहिए थे। फैंग युआन की ईट में तेज रोशनी चमकी, अनगिनत विचार उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहे थे, अनगिनत लड़ाई की टैक्टिक्स बन रही थीं।
इस वक्त उसके पास अभी भी कई ट्रम्प कार्ड किलर मूव्स बचे थे। टाइम कटिंग एज, अनलिमिटेड चीसी, 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड, लेट सोल इनटू ड्रीम और दूसरे किलर मूव्स थे। अगर वो दूसरे दुश्मनों से लड़ता तो ये तरीके लड़ाई का फैसला कर देते और उन्हें मार डालते। लेकिन ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी आम किरदार नहीं थे। उनके खिलाफ अगर उसकी चाल फेल हो गई तो वो हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। फैंग युआन उन्हें फिर से इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी को मारना, यह फैंग युआन के लिए नामुमकिन नहीं था। लेकिन साथ ही ड्यूक लॉन्ग के पास अभी भी किलर मूव ट्रिपल ची रिट्रैक्शन था, वो बहुत खतरनाक था। अगर फैंग युआन को इससे चोट लगती तो अंजाम बहुत बुरा होता। फैंग युआन इससे लेकर उतना ही सतर्क था। इसके अलावा ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के अलावा क्या ड्यूक लॉन्ग के पास इसी ताकत के दूसरे तरीके थे? फैंग युआन को यकीन नहीं था। साथ ही कैंग शानजी भी एक अनजाना फैक्टर थी। वो ड्यूक लॉन्ग से बहुत ज्यादा जियी थी और उसका जेनेसिस लोटस से भी एक गहरा रिश्ता था। कौन जानता है कि वो कौन से तरीके ला सकती है, इसमें कोई हैरानी नहीं होती। फैंग युआन ने हमला करना जारी रखा। उसने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर हमले किए और मौके की तलाश में रहा। ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी तजुर्बेकार कैनेवस दी, उनका बैटल एक्सपीरियंस बहुत हाई ज्यादा था। फैंग युआन ने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन वो कोई मौका नहीं बना पाया। जबरदस्त लड़ाई के बीच खून का एक बादल अचानक से प्रकट हुआ। खून का बादल फैंग युआन के पास आया। उसकी एक अजीब सी ऑरा थी। फैंग युआन ने हल्के से कदम रखा और मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप हिला। डेब्रेक फ्लाइंग सॉर्ड्स का एक ग्रुप निकलकर उस बादल पर हमला कर दिया। खून का बादल फैंग युआन ने भेद दिया। वो आसानी से फट कर गायब हो गया, लेकिन फैंग युआन का चेहरा बदल गया। अगले हाईपैल कुकिंग लक पॉट उसके ऊपर आ गया। खून के निशान प्रकट हुए और कुकिंग लक पॉट से चिपक गए। फैंग युआन की लक को नाश करने की कोशिश कर रहे थे। ब्लड पाथ किलर मूव, फैंग युआन का दिल कांप गया। उसके हमले धीमे हो गए और उसने अपना ध्यान कुकिंग लक पॉट को चलाने में लगा दिया। लेकिन चाहे उसने अपनी लक को कितना भी कुक करने की कोशिश की, वो खून के निशानों से छुटकारा नहीं पा सका। उनसे छुटकारा पाने के लिए फैंग युआन को पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसमें उसका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। फैंग युआन ने दूर नजर डाली और एक इमॉर्टल गू हाउस उसकी तरफ आ रहा था। ये एक लाल कब्र का पत्थर था जिस पर अनगिनत शब्द घूम रहे थे। ये था रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस, डेमन जजमेंट बोर्ड। फैंग जेंग, क्या ये तुम हो? भले ही कोई साफ वजह नहीं थी, फैंग युआन ने डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर के इंसान की पहचान का अंदाजा लगा लिया। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर गु यू, फैंग जेंग और कीन डिंग लिंग भी थे। फैंग युआन पर वार हो गया। फैंग जेंग हैरान और खुश था। मेरे किलर मूव की पावर बढ़ाने के लिए शुक्रिया। इसी पाल फैंग जेंग के पीछे कीन डिंग लिंग ने दोनों हथेलियां उसकी पीठ पर राखी हुई थीं और अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद कर रही थी। ये देखकर कि इस मूव का असर हुआ है, कीन डिंग लिंग भी हैरान थी। उसने गु यू फैंग जेंग को एक नई नज़र से देखा। फैंग जेंग का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था, लेकिन जैसा कि फेरी जी वे ने अनुमान लगाया था, उसके बनाए गए किलर मूव्स फैंग युआन पर बहुत असरदार थे। वाकई फैंग युआन का नेमेसिस है, हेवंस विल द्वारा खास तौर पर पीछे छोड़ा गया मोहरा। कीन डिंग लिंग ने अपने मन में आह भरी। हेवंस विल ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की थी, फैंग युआन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके। लेकिन फैंग युआन एक अदरवर्ल्डली डेमन होने के नाते खुद सबसे बड़ा वेरिएबल था, इसलिए हेवंस विल ने फैंग जेंग को भी तैयार किया ताकि वो फैंग युआन का काउंटर बांध सके। इसलिए डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड बनने के बाद उसने पिछली जनरेशंस के बोर्ड लॉर्ड्स के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके अपना खुद का किलर मूव बनाया, ब्लड किन हार्ट रिवेंज। यह ब्लड पाथ, लक पाथ की नकल करता था। इसमें ह्यूमन पथ की गहराई भी थी। कीन डिंग लिंग का एम्प्लीफिकेशन तो बस सोने पे सुहागा था। ब्लड किन हार्ट रिवेंज फिर से एक्टिवेट हुआ। खून का बादल पास आया जबकि फैंग युआन उससे बच गया। लेकिन खून का बादल उसके पीछे पीछे लगा रहा। उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। मैंने पहले हाई सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु इस्तेमाल कर लिया है। इस जिस्म का उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो फिर ये खून का बादल मेरी तरफ क्यों ना रहा है? पाल भर में फैंग युआन की नज़र में अनिश्चितता चमकी। चैप्टर 1940 लिमिटलेस। प्लीज टर्न अराउंड। फैंग युआन का मौजूदा मेन बॉडी सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु से बना था। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु एक कंज्यूमेबल गु वर्म था। यह किसी भी जीव को एक शुद्ध इंसान में बदल सकता था। क्योंकि यह जिस्म आम जम से नहीं बना था, इसमें आधे अदरवर्ल्डली डेमन होने का गुण था। सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का गु यू फैंग जेंग से कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ फैंग युआन के रैंक 6 टाइम पाथ क्लोन से रिश्तेदार था।
लेकिन उसका क्लोन इस वक्त सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में छुपा हुआ था, दुनिया से अलग थलग। क्या फैंग झेंग का तरीका इस सीमा को भेद कर उसके इमॉर्टल एपर्चर में मौजूद क्लोन को महसूस कर सकता है? ज्यादा चांसेस हैं कि यह मूव हमारे खून के रिश्ते का नहीं, बल्कि यूजर के साथ मेंटल कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। फैंग युआन की ईद सिकुड़ गई, उससे लगा कि यह अनुमान ज्यादा लॉजिकल था। उससे फैंग झेंग के किलर मूव के बारे में बहुत कम समझ थी क्योंकि उसने इससे अभी अभी देखा था। फैंग युआन ने कुछ देर कोशिश की और खून के बादल से बच नहीं पाया। अगर वो बादल को तबाह कर देता तो खून के निशान प्रकट हो जाते और उसकी लक पर हमला करते। अगर दूसरे लोग इस किलर मूव का इस्तेमाल करते तो ये असर नहीं होता। लेकिन फैंग झेंग फैंग युआन से गहराई से जुदा हुआ था, सिर्फ खून के रिश्ते के मामले में नहीं। वो हेवंस विल का एक अरेंजमेंट था, उन दोनों की लक किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई थी। मिसाल के तौर पर, जब फैंग युआन ने कुकिंग लक पॉट हासिल किया तो फैंग झेंग की लक एक पोट के ढक्कन में बदल गई, जिससे पता चलता था कि वो फैंग युआन का काउंटर था। ब्लड किन हार्ट रिवेंज का कनेक्शन फैंग युआन के सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा था। पहला पहलू ब्लड लाइन कनेक्शन था, दूसरा मेंटल कनेक्शन और तीसरा उनकी लक का कनेक्शन। उनकी लक के रेजोनेंस का इस्तेमाल करके खून के निशान फैंग युआन की लक को नाश्त कर पा रहे थे। यह फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फैंग युआन ने अब अपना टारगेट बदल दिया, डेमन जजमेंट बोर्ड को तबाह करने और सीधा फैंग झेंग को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब भी वो ये फैसला करता, ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी दखल देते। वो हर बार बिल्कुल सही वक्त पर उसके प्लान को नाकाम कर देते। भले हाई फैंग युआन के हमले लगते, वो सिर्फ डेमन जजमेंट बोर्ड को हिला देते और यूएस पर दरारें डाल देते। उसके बाद अंदर के गू इमॉर्टल्स उससे पूरी तरह से रिपेयर कर देते। डेमन जजमेंट बोर्ड हेवनली कोर्ट के ZYA डटार इमॉर्टल गू हाउसेस से अलग था। यह डिफेंस, मूवमेंट, रिकवरी और दूसरे मामलों में कॉम्प्रहेंसिव था, इसकी कोई साफ कमजोरी नहीं थी। अगर मेरे पास ऑल लिविंग बीइंग्स लक इनहेरिटेंस होता, नहीं, बस अगर मेरे पास हार्ट ब्लड इमॉर्टल गू होता, भले हाई मेन इस मूव को तोड़ ना पाता, इससे मेरी सिचुएशन बेहतर हो जाती। फैंग युआन को यूएस वक्त एक एहसास हुआ था। यह अफसोस की बात थी कि वो सी बैंक्वेट के दौरान हार्ट ब्लड इमॉर्टल गू हासिल नहीं कर पाया। वो सच में बहुत बड़ा अफसोस था, सोचा नहीं था कि उसका असर यहां दिखेगा। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन खो दिया था, ये एक बहुत बड़ा अफसोस था। इस लाइफ में यह हार्ट ब्लड इमॉर्टल गू था। भले हाई फैंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा था और उसके पास रीबर्थ का एडवांटेज था, जब वो चीजें बदलता तो असर फैल जाएगा, उसके दुश्मन और पूरी दुनिया नए बदलाव लाएंगे जो उससे एक बार फिर टारगेट करेंगे। ये बिल्कुल यूएस इंसान जैसा था जो एक घाटी में चिल्ला रहा हो, चाहे वो अपनी आवाज या टोन को कैसे भी एडजस्ट करे, गूंज भी उससे ढूंढने वापस आएगी। सी बैंक्वेट में फैंग युआन को पहले ही कुछ महसूस हो गया था। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि हर तरह के अंडरकरंट्स और हालातों ने फैंग युआन को इस मौके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस पहलू से कोई भी स्प्रिंग ऑटम सकाडा की कमजोरी देख सकता है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा द्वारा दिया गया रीबर्थ सिर्फ एक दूसरा मौका था। उसके बाद, खासकर आगे चलकर फ्यूचर में, सिचुएशन फिर भी यूजर के अपने एक्शंस पर ही निर्भर करेगी। अगर कोई रीबर्थ के एडवांटेज पर ही भरोसा करता रहे, तो हो सकता है कि शुरुआत में उससे बहुत कुछ मिले, लेकिन वो समुंदर में ओवरकॉन्फिडेंट तैराकों की तरह होंगे जो आखिर में खुद को डुबा लेंगे। इसलिए अनगिनत बार रिबॉर्न होने के बाद भी रेड लोटस डेमन वेनरेबल सिर्फ फेट गू को डैमेज हाई कर पाया। इस तरह ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी मेन फोर्स के रूप में और फैंग झेंग और कीन डिंगलिंग डेमन जजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके सप्लीमेंट्री फोर्स के रूप में उन्होंने मिलकर फैंग युआन पर हमला किया और आखिरकार इस डेमन की जबरदस्त ताकत का सामना किया। फैंग युआन फंस गया। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बुल डेमन बोला, उसने फैंग युआन पर बहुत ध्यान रखा हुआ था। बिल्कुल, वो अकेला नहीं था, बाकी सभी गू इमॉर्टल्स ने भी ऐसा ही किया था। आखिरकार फैंग युआन की जीत या हार इस पूरी लड़ाई को प्रभावित करेगी। फ्लावर लेडी ने झिझकते हुए कहा, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? दोनों ने बिंगसाई चुवान की तरफ देखा। वो जानते थे कि उसने अभी भी एक ट्रम्प कार्ड छुपा रखा था, वो लिमिटलेस को मुड़ने के लिए कह सकते थे। पिछली लाइफ में बिंगसाई चुवान ने इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करके ड्यूक लॉन्ग को थोड़ी देर के लिए फंसा लिया था। इसके अलावा इस सिचुएशन में, जैसे हाई ड्यूक लॉन्ग फंस जाएगा, फैंग युआन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, वो इस स्टेलमेट को तोड़ सकता था। लेकिन बिंगसाई चुवान ने अपना सर हिलाया, उसकी नज़र में गर्मी थी। लड़ने दो उन्हें, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। चलो फेट गूलर लेते हैं और लॉन्जेविटी हेवन वापस चलते हैं।
हम रैंक 9 डेस्टिनी गू को रिफाइन करेंगे। उसका असली मकसद यही था, रैंक 9 डेस्टिनी गू के साथ लॉन्जेविटी हेवन, हेवनली कोर्ट की जगह ले लेगा, वो पांचों रीजन्स पर राज करेंगे। पहले बिंग साइचुआन एक मुश्किल में फंस गया था, उससे इस विचार को छोड़ना पड़ा और फैंग युआन से मदद मांगनी पड़ी। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने एक्शन लिया है और सिचुएशन बदल दी है, बिंग साइचुआन की सिचुएशन बेहतर हो गई। फैंग युआन का एहसानमंद होकर उसकी मदद करें। बिंग साइचुआन अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। उनके बड़े एम्बिशंस पूरे होने वाले 10 सालों के इंतजार और उम्मीद के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का डोमिनेशन का मकसद करीब था। वो कैसे हार मान सकता था? जब तक उम्मीद थी, उससे कोशिश करनी थी, वो हार नहीं मान सकता था। इस वक्त भले हाई रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन तबाह नहीं हुआ था, एक रास्ता खुल चुका था। जाओ, लॉन्जेविटी हेवन के लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए, लॉर्ड जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए, जाओ और फेट को हासिल करो। बिंग साइचुआन ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। रिवर ऑफ टाइम में परछायां हिलने लगी। नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स ने दहाड़ लगाए और बिंग साइचुआन के शब्दों को दोहराया। माओ ली क्यू बहुत पहले ही लड़ाई में उतर चुका था। किलर मूव परफेक्ट पेयर का इस्तेमाल करके शबी 95 और रुअनदान से लड़ रहा था। बुल डेमन और फ्लावर लेडी भी कैलेमिटी लक ऑल्टर से बाहर उठ गए, अपने हमले में लग गए। कई नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स उनके साथ थे, उनके पास पिछली लाइफ से कहीं ज्यादा बड़ी फोर्स थी। नहीं, युआन कॉन्गडू की ईद लाल थिन, उसने रिइंफोर्समेंट्स के लिए चिल्लाया लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। युआन कॉन्गडू रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के अंदर था, वो छोड़ नहीं सकता था। इस वक्त वो खुद गहरी खतरे में था। रैंक 9 फेट रिपेयर होने ही वाला था, लेकिन अगर इससे छीन लिया गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सिचुएशन देखकर ड्यूक लॉन्ग चिंतित हो गया। उसने कहा, फैंग युआन, सोचा ना था कि वो भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। फैंग युआन ने अपनी नज़र हेवन ओवरसीइंग टावर पर डाली। बस इस एक एक्शन से बिंग साइचुआन ने अपनी सांस रोक ली। अगर फैंग युआन अभी मुड़कर लॉन्जेविटी हेवन पर हमला कर देता तो वो क्या करते? बिंग साइचुआन ने यह फैसला बहुत बड़े प्रेशर के नीचे लिया था। सच तो यह था कि फैंग युआन हेवन ओवरसीइंग टावर की सिचुएशन पर ध्यान दे रहा था। जब उसने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खुश हो गया। कोई आखिरकार उसके लिए लैंडमाइन पर पैर रखने जा रहा था। ड्यूक लॉन्ग, तुम्हें अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर लॉन्जेविटी हेवन से निपटूंगा। फैंग युआन चिल्लाया। ड्यूक लॉन्ग चुप रहा। उसके हमले उसकी असली लिमिट से भी आगे निकल गए और भी स्ट्रांग हो गए। फेट गू, बुल डेमन और फ्लावर लेडी चिल्लाए। वो हेवन ओवरसीइंग टावर के ऊपर चढ़े, फेट गू को देखते हुए। लेकिन अगले हाई पैल जेनेसिस लोटस का तरीका एक्टिवेट हो गया। ये क्या है? पेंटिंग पाथ जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका। जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, ये सारे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स एब्बांस के जंगल की पेंटिंग में फंस गए थे। ये बदलाव इतना ना एक्सपेक्टेड था कि बाकी सभी इमॉर्टल्स हैरान रह गए। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साइचुआन हक्का बक्का रह गया। युआन कॉन्गडू, कॉन्ग यान और छे वेई को रिकवर होने के लिए कुछ वक्त मिल गया, उन्होंने जल्दी से आराम किया। बिंग साइचुआन ने दांत पीसे। रिवर ऑफ टाइम में परछायां हिली लेकिन कोई गू इमॉर्टल नहीं निकला। माओ ली क्यू उसके सबसे करीब था, लेकिन वो डू लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट से लड़ रहा था, वो छोड़ नहीं सकता था। इस सिचुएशन में सिर्फ बिंग साइचुआन हाई खुद जा सकता था। इसी पाल ची सीआई लंग धीरे धीरे उठा। तुम झिझक क्यों रहे हो? कैलेमिटी लक ऑल्टर का इस्तेमाल करके हेवन ओवरसीइंग टावर में टक्कर मारो, ची सीआई लैंग ने कहा। जब वो बेहोश था तब भी वो बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन जमा कर रहा था। जैसे ही वो उठा, उससे इंफॉर्मेशन मिल गई। फेट गू हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर था, वो इसका कोर कंपोनेंट था। फेट गू को सिर्फ अदरवर्ल्डली डीमंस हाई तबाह कर सकते थे। अगर हेवन ओवरसीइंग टावर तबाह हो गया तो दूसरे कोर इमॉर्टल गू तबाह हो सकते थे, लेकिन फेट गू सलामत रहेगा। लेकिन हेवन ओवरसीइंग टावर एक असली रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस था, उसका डिफेंस बहुत अच्छा था। अगर हेवन ओवरसीइंग टावर ने यूएस पर हमला किया तो वो कीमती वक्त खो देंगे। इसीलिए बिंग साइचुआन ने गू इमॉर्टल्स को हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला करने के लिए भेजा था। बिंग साइचुआन फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से फैंटम रिवर ऑफ टाइम को देखा। कुछ वक्त बीत गया था लेकिन कोई गू इमॉर्टल बाहर नहीं आया। नॉर्दर्न प्लेन्स की हिस्ट्री में अभी भी कई एक्सपर्ट्स जैसे 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन बनाने वाले, वो बिंग साइचुआन की उम्मीदों के बावजूद सामने नहीं आए। बिंग साइचुआन का चेहरा अनिश्चित था।
भले ही वो पिछली लाइफ की सिचुएशन नहीं जानता था, उससे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आखिरकार वो एक टाइम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा वेस्ट डिजोलेशन इमॉर्टल नियुक्त किया गया। जायंट सन के कहने पर 3 लाख साल तक सोया रहा। वो क्रूशियल लीडर था जिससे लॉन्जेविटी हेवन के बड़े एम्बिशंस को पूरा करने के लिए चुना गया था। यह कॉल ऑफ द एंशिएंट किलर मूव काफी फिशी है, मैं सिर्फ इस पर भरोसा नहीं कर सकता। रेड लोटस डेमन वेनरेबल एक वक्त राइचस पाथ का मेंबर था, कौन जानता है कि उसके असली मकसद क्या हैं। ये सोचते हुए बिंग साई चुवान ने ची सियाई लंग से कहा, सेवेंथ प्रिंस, कृपया एक्शन लें। ची सियाई लंग ने थूका, क्या तुम एक लक पाथ कल्टीवेटर हो? नी हूं, मैं तुमसे ज्यादा कैलेमिटी लक ऑल्टर को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल हूं। तुम इस इमॉर्टल गू हाउस की कितनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो? अभी जरूरी काम है कि बिंग साई चुवान, तेरे बाप दादा की ऐसी की तैसी। ची सियाई लंग ने अपने शब्द कहे हायद की अचानक बिंग साई चुवान ने उससे बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। वो गाली दिए बिना नहीं रह सका। कैलेमिटी लक ऑल्टर का कंट्रोल बिंग साई चुवान के हाथों में था। ची सियाई लंग पहले इससे इसलिए कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि बिंग साई चुवान ने उससे थोड़ी अथॉरिटी दी थी। सेवेंथ प्रिंस, कृपया जल्दी हमला करें, बिंग साई चुवान ने नरमी से कहा, लेकिन कैलेमिटी लक ऑल्टर हमला करने के लिए तैयार था। ची सियाई लंग को शक था कि अगर उसने माना किया तो कैलेमिटी लक ऑल्टर पहले यूएस पर ही हमला कर देगा। बिंग साई चुवान, बहुत अच्छे। ची सियाई लंग ने गहरी गुस्से में दांत पीसे। बिंग साई चुवान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का पुराना जनरल था। उसके स्टेटस और सीनियरिटी ने उससे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने का विश्वास दिया। बस तुम रुको, अगर पिताजी के एम्बिशंस ना होते तो। ची सियाई लंग गुस्से में और लाचार था। वो हेवन ओवरसीइंग टावर में घुस गया। युआन कॉन्ग डू और बाकी लोग उससे रोकने में लाचार थे। कब से दुश्मन हेवन ओवरसीइंग टावर में मर्जी से आने जाने लगे? युआन कॉन्ग डू और दूसरे 2 लोगों को दिल में दुख हुआ। वो सिर्फ जेनेसिस लोटस के अरेंजमेंट्स के फिर से एक्टिवेट होने पर ही भरोसा कर सकते थे। ची सियाई लंग ने ध्यान से हेवन ओवरसीइंग टावर के ऊपर कदम रखा। उस पर फौरन एक जड़े लाइट से हमला हुआ। उससे एक झटका लगा। दीवारों पर जेनेसिस लोटस की पेंटिंग को देखते हुए उसने अपनी पोजीशन बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसका सामना नहीं कर पाया। जैसे ही वो पेंटिंग में खींचा जाने वाला था, बिंग साई चुवान चिल्लाया, लिमिटलेस, कृपया मुड़ जाओ। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में पिछली लाइफ की तरह ही लिमिटलेस डेमन वेनरेबल मुड़ा नहीं, उसने सिर्फ शतरंज का एक मोहरा फेंका। वो मोहरा हेवन ओवरसीइंग टावर में उड़ कर गया और ची सियाई लंग के सर के ऊपर तैरने लगा। ची सियाई लंग का जिस्म फौरन आजाद हो गया और जड़े लाइट इस छोटे से मोहरे से रुक गई। सिर्फ थोड़ी सी जेड लाइट उसके आसपास रह गई। ची सियाई लंग बहुत खुश हो गया। बस अगर वो जेड लाइट से छुटकारा पा लेता तो वो आजादी से घूम सकता था और फेट गू छीन सकता था। चैप्टर एंड।